हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का डे 6 भी आज का डे 6 बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज मुझे इस बुक रीडिंग के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है और आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। दोस्तों आज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए बताना चाहूँगा। दोस्तों ये इस तरीके से है। आज का पहला पॉइंट है वन अप्लाइड थिंग, यानी मैंने आज किताब से क्या सीखा और उसको आज तुरंत अमल भी किया, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब के लेखक डेविड जे शॉर्ट्स कहते हैं कि अध्याय नंबर 12 यानी टॉपिक 12 में वो कहते हैं कि लक्ष्य बनाए और सफल बने। लेखक ने इस किताब में लक्ष्य बनाने के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। लक्ष्य बनाकर काम करने वाले और बिना लक्ष्य के काम करने वाले, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। इनके बीच में जो सफलता होती है इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ उदाहरणों के जरिए उन्होंने बताने का कोशिश किया है। इसलिए मैं आज इस अध्याय में यानी टॉपिक नंबर 12 में यानी 12 नंबर अध्याय में पूरा चिंतन करने के बाद मैंने भी मेरे कुछ ऐसे लक्ष्य बनाए जो कि मैं आने वाले 5-6 साल में कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इसका मैंने अभी विजन बोर्ड भी बनाया है। उस विजन बोर्ड में मैंने लिखा है कि मुझे आने वाले 5 या 6 साल में क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं और मेरे लक्ष्य क्या क्या है, उसको मैंने स्पष्ट रूप से लिख के रखा है। दोस्तों सच में लक्ष्य बनाने से वाकई बहुत ही प्रेरणा मिलती है, काम करने में अपना उत्साह बढ़ जाता है, हमें अपने अंदर से यानी इनर मोटिवेशन आ जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्य बनाकर काम करने से आदमी इंसान फोकस करके काम करता है। दोस्तों ये बात साइकोलॉजिकल प्रूवन है कि जो भी चीज़ जो भी लक्ष्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और उस पर हम काम करने लगते हैं तो जाने अनजाने में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और ज़रूर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों आप भी इस किताब में इस अध्याय को पढ़कर लक्ष्य के बारे में गहराई से जान सकते हो और आप भी अपने खुद के लक्ष्य बना सकते हो और ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरीके से सफलता पा सकते हो। दोस्तों इसके बाद 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट पे हम बात करेंगे 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज की किताब में ऐसे 2 चीज़ें क्या सीखने को मिला है, क्या सबक मिला है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसमें पहला सबक, पहला लेसन है हार को जीत में कैसे बदले। इसमें डॉक्टर डेविड शॉर्ट्स लेखक कहते हैं कि अध्याय 11 में यानी टॉपिक नंबर 11 में कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों वो कहते हैं अपने हार को जीत में कैसे बदलना है। दोस्तों हर व्यक्ति ज़िंदगी में कभी ना कभी हार जाता है, किसी काम में कई बार फेल हो जाता है, पीट जाता है, चोट खाता है। दोस्तों हर एक ने अपने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है और भविष्य में झेलना भी पड़ सकता है। फर्क यही है कि बहुत सारे असफल होने वाले लोग ऐसे समस्या आने पर अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे समस्याओं से कुछ सीखते हैं, हार से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने हार को जीत में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए कहे तो मानवीय अनुभव के बहुत सारे दास्तानी होती है। वो कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली भाग गई, मेरा नसीब खराब है, मेरा ज़िंदगी ऐसा ही है, मैं कंगाल हो चुका हूँ और मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं, पूरा ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से बात करने वाले लोग ज़िंदगी में जल्दी ही हार मान लेते हैं और साथ ही साथ ये लोग ज़िंदगी के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं और इन्हीं को लेखक यहाँ पे मिस्टर असफल कहते हैं। तो जो लोग अपने घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं और ऐसे दिशा की ओर मुड़ जाते हैं जो दोबारा इस दिशा पे वापस लौट के नहीं आते, वो दोबारा अपने ज़िंदगी में ऐसे धक्के नहीं खाना चाहते और ऐसे इस तरीके से दोबारा गिरना नहीं चाहते, इसीलिए वे लोग दिशाहीन हो जाते हैं और वो लोग ये तर्क बताते हैं कि वो किसी क्षेत्र में क्यों असफल हो गए, क्यों फेल हो गए। और ऐसे लोगों को लेखक मिस्टर औसत कहते हैं यानी एवरेज कहते हैं। परंतु जो लोग नीचे गिरते ही तत्काल उठ जाते हैं और उस गिरने की वजह से सबक सीखते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसे लोगों को लेखक मिस्टर सफल कहते हैं। तो मिस्टर असफल, मिस्टर औसत, मिस्टर सफल, इनमें से आप कौन सा बनना चाहते हो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है और आप किस तरीके के आप व्यक्तित्व आपका है आप देख सकते हो और अपने आप को सुधार कर सकते हो। दोस्तों मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट और
सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर कहते हैं कि जो भी शराबी व्यक्ति होता है वो शराब को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसको खुद को यकीन ना हो कि वो शराब को छोड़ सकता है, या उसको कोई भी लत हो उस लत को छोड़ सकता है। वो तब तक उस लत को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे खुद को यकीन ना हो। दोस्तों, हर साल ऐसे हज़ारों स्टार्टअप बनते हैं, ऐसे हज़ारों बिजनेस शुरू होते हैं और लगभग 5 साल के अंदर ही लुढ़क जाते हैं। उसका कारण यह है दोस्तों, ऐसे स्टार्टअप क्यों लुढ़क जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये कारण बताते हैं कि प्रतियोगिता कंपटीशन बहुत है और मार्केट में ये नहीं चल रहा है, इस तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नुकसान हो रहा है, इस तरीके से बोल के स्टार्टअप को बंद कर देते हैं। और वे कहते हैं कि हमें स्टार्टअप छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दोस्तों, असली समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग जब पराजय सामने आ जाता है, जब समस्याएं मुश्किलें सामने आती है, तो ज़्यादातर लोग अपने आप को फेल्यूर समझते हैं, यानी अपने आप को असफल समझते हैं, इसी कारण वे हार जाते हैं। दोस्तों, हर हमेशा नेगेटिव एनर्जी होता है, वो कहता है कि इस काम में हार मान ले और छोड़ दे। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो कहता है कि इस काम में हमेशा जुटे रहना और आगे बढ़ते रहना, लेकिन इस काम को कभी नहीं छोड़ना और हार नहीं मानना। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे आज का लेसन नंबर 2, यानी आज का दूसरा सीख हमें क्या मिलता है इस किताब से। ये आखिरी सीख है। दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब के लेखक डेविड जे शॉर्ट्स अपने आखिरी टॉपिक में यानी टॉपिक नंबर 13 यानी अध्याय 13 में वो कहते हैं कि सोचे तो लीडर की तरह। दोस्तों, आपको किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करना है तो आपको लोगों की सहयोग की जरूरत होती है, और इस सहयोग को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर लीडर बनने की यानी लीडरशिप की क्षमता होनी चाहिए, और आपके अंदर लीडरशिप की तरह यानी लीडर की तरह सोचने की कला होनी चाहिए। इसीलिए लेखक ने अपने इस किताब में 4 ऐसे लीडरशिप के नियम बताया है, जो कि आप भी इसको फॉलो करके अपने लीडरशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, और लीडर की तरह आप भी अपने सोच को डेवलप कर सकते हो। ये 4 जो नियम है, ये आपके अपने किसी भी क्षेत्र में, अपने घर में, अपने जो भी समाज में, सामाजिक वातावरण में, संस्थाओं में, कहीं पर भी आपके लीडरशिप काम आ सकता है। ये नियम आपको काम आ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए और इसको समझिए। दोस्तों, लीडरशिप नियम नंबर 1, दोस्तों, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नजरियों से चीज़ों को देखो। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हो उन लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना और उन लोगों के दृष्टिकोण से सोचना। दोस्तों, ये जादुई तरीका है। आप इस तरीके से आप अपना मनचाहा काम लोगों से करवा सकते हो और आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने काम में किसी का सहयोग चाहते हो तो आपको दूसरे लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। फिर आप सामने वाले लोगों के साथ यानी दूसरे लोगों के साथ आसानी से सहयोग प्राप्त कर सकते हो। लेखक ने अपने किताब में बहुत ही अच्छा उदाहरण से समझाया है कि दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने से क्या फ़ायदा होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है। टेड बी नाम का एक बहुत ही बड़ा एजेंसी है जो कि एडवर्टाइजिंग बनाती है। इसमें एक टेलीविज़न कॉपीराइट और एक डायरेक्टर था। जब इस एजेंसी को बच्चों के जूतों का एक विज्ञापन यानी एडवर्टाइज तैयार करना था, तब उन्होंने टेड नाम के इस व्यक्ति को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि बच्चों को जूते बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन बनाए। तो उन्होंने एक विज्ञापन बनाया। विज्ञापन बनाने के 1 महीने बाद ये समझ में आया है कि जूतों के बिक्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिक्री में कोई सुधार नहीं हुआ है और जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी भी नहीं हुई, और साथ ही साथ इसका बच्चों पर और बच्चों के माता पिता पर भी इस एडवर्टाइज का कोई असर नहीं हुआ। टेलीविज़न दर्शकों के सर्वे करने से पता चला कि ये जो एडवर्टाइज है सिर्फ 4% यानी 4% लोगों को पसंद आया, और वो लोग कहे कि ये एडवर्टाइज बहुत ही अच्छा है, ऐसे बोलने वाले सिर्फ 4% लोग ही थे। उनके दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा विज्ञापन था। लेकिन बाकी 96% यानी 96% वो लोग इस विज्ञापन के बारे में बात करते वक्त उदासीन थे, और फिर उन्हें ये विज्ञापन भी पसंद नहीं आया, और इस विज्ञापन के बारे में नकारात्मक सैकड़ों बातें किया गया, और वो कहने लगे कि ये भी कोई विज्ञापन है। और कई लोग कहने लगे मेरे बच्चों को आमतौर पर टीवी के विज्ञापन यानी एडवर्टाइज बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जब ये एडवर्टाइज टीवी पे लगता है तो वो लोग बाथरूम में चले जाते हैं या बाहर खेलने चले जाते हैं।
और बहुत सारे लोगों का राय है था कि ये विज्ञापन समझ से बाहर है और ये बहुत ही हाई क्लास विज्ञापन है। इस विज्ञापन में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को समझदार बनाने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इसमें टेड नाम का जो व्यक्ति है उसने विज्ञापन तो बढ़िया बनाया, लेकिन वो खुद के सोच से बनाया था। वो लोगों के बारे में सोच नहीं पाया, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, उनके नज़रिए से इस एडवर्टाइज को यानी इस वो विज्ञापन को इस तरीके से नहीं बनाया जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता हो। अगर टेड ने दूसरों को समझने की कोशिश की होती है, दूसरे की जो नजरिया है उसको अगर समझने की कोशिश की होती है, तो जरूर ये जो विज्ञापन है बहुत ही सफल होता है और धड़ाधड़ ज़्यादा से ज़्यादा जूते बिकते और बच्चे भी इसे पसंद करते। अगर वे इस तरीके से सोचते कि अगर मैं किसी बच्चे का माता पिता होता तो ऐसे जो भी एडवर्टाइज है, ऐसे जो भी विज्ञापन को देख को चीज़ें को खरीदता, उस जूतों को खरीदता। अगर मैं खुद बच्चा होता तो मैं ऐसे विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता पिता से मैं जिद करता कि मुझे यही जूते चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लीडरशिप नियम नंबर 2। सोचे इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। दोस्तों, लेखक ने इसमें 3 प्रकार के लीडरशिप के क्वालिटीज बताया है। लेखक के अनुसार आमतौर पर 3 प्रकार के लीडर होते हैं। हम एक एक करके जानेंगे। पहला तरीका है तानाशाह का, डिक्टेटरशिप जिसे हम कहते हैं। जो तानाशाह लीडर होता है सब खुद करता है, वो दूसरे किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करता। वो अपने अधीनस्थों की बातें सुनना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि अगर वो गलत हो, उसका अधीनस्थ सही हो, तो खुद को अपना अपमानित होना पड़ता है, अपमानित महसूस करना पड़ता है। इसीलिए तानाशाह जो होता है वो लंबे समय तक नहीं रह पाते। इसमें कुछ समय तक लोग नाटक तो करते हैं कि वफादार है, लेकिन कुछ समय बाद वो विरोध करना लगते हैं। परंतु कुछ समय बाद लोग उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, असंतोष जताते हैं। और कुछ लोग ऐसे लोगों को छोड़कर दूसरे कंपनियों में चले जाते हैं और दूसरे तरफ वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इससे वो ये होता है कि उस कंपनी का कामकाज धीमा पड़ जाता है। इस वजह से इस तानाशाह का जो इमेज होता है पूरे तरीके से खराब हो जाता है। लीडरशिप का दूसरा तरीका यह है कि ठंडा मशीनी नियम के हिसाब से चलने वाला तरीका। इस शैली में काम करने वाला व्यक्ति हर हमेशा नियम के पुस्तक के साथ काम करता है, उसके हिसाब से काम करता है। ये नहीं समझ पाता है कि हर नियम, हर नीति और जो भी योजना होती है वो एक मार्गदर्शन सिद्धांत है, बस वो मार्गदर्शन दिखाता है जो सिर्फ सामान्य प्रकरणों के लिए बना है। और ये जो लीडर होता है ये इसी तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करता है जैसे कि सामने वाला कोई इंसान नहीं मशीन हो। और किसी भी व्यक्ति को ये बात बुरी लगती है कि उसके साथ मशीन के जैसा बर्ताव करे। और ऐसा लीडरशिप भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, कुछ समय बाद ये भी धीमा पड़ जाता है। दोस्तों, लीडरशिप का तीसरा तरीका है मानवीय बनने की शैली। मानवीय शैली से लीडर बनने के 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला, हर बार जब भी आप किसी मुश्किल मसले, लोगों के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो खुद से जरूर पूछे कि इससे मानवीय तरीका क्या है। मानवीय तरीका से इस मुश्किल को, इस काम को मैं किस तरीके से मैं उसको संभाल सकता हूँ और मानवीय तरीके से निपटने का क्या रास्ता है। हर हमेशा कटुता को टाले, किसी का व्यंग ना करे, किसी का मजाक ना करे, किसी को अपमानित करके बातें ना करे, लोगों को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, लोगों को कभी भी उनके नज़रों में और दूसरों के नज़रिए में ना गिराए। दोस्तों, मानवीय बनने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने काम से ये जताएं कि आपके लिए लोग महत्वपूर्ण हैं और हर हमेशा आपके साथीदार, आपके जो भी परिवार के लोग होते हैं और जो भी लोग हो, वो आप उनके प्रति हर हमेशा रुचि दिखाएं। हर एक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि जिंदगी का असली मुख्य उद्देश्य है आनंद लेना। दोस्तों, ये सामान्य सा सिद्धांत है कि आप दूसरे लोगों में जितना ज़्यादा रुचि लेंगे वे लोग आपके लिए उतना ही मेहनत करेंगे, आपके लिए उतना ही रुचि लेके वो लोग भी काम करेंगे। जब आपके अधीनस्थ आपके लिए मन लगाकर काम करेंगे तो आप और भी ज़्यादा सफल हो पाएंगे और आप देखते देखते एक रोल मॉडल लीडर बन जाओगे। दोस्तों, ये बात याद रखना, जब भी आपको मौका मिले आपके अधीनस्थ जो भी आपके शुभचिंतक है उनका हर हमेशा जरूर तारीफ करें होनी चाहिए। जो लोग आपके काम में सहयोग करते हैं उनके हर हमेशा तारीफ जरूर करें।
हर अतिरिक्त प्रयास के लिए जरूर उनका तारीफ करें। दोस्तों तारीफ 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 इतना क्यों बोल रहा हूं? तारीफ ही एकमात्र प्रोत्साहन है जो लोग और हर व्यक्ति तारीफ चाहता है, वो भी सच्ची तारीफ। दोस्तों तारीफ ही एक ऐसा उपहार है जो लोगों को आप सच्चे दिल से दे सकते हो और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। दोस्तों आपके इस आदत की वजह से, तारीफ करने की आदत की वजह से पता नहीं कौन सा दिन कब आपके काम आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे समस्या से, किसी अप्रिय स्थिति से आपको बचा लेगा। बस इस बात को याद रखना, अगर आप मानवीय तरीके के लीडर बनना चाहते हो, अपने आप को सुधार लाना चाहते हो, अपने लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हो, लोगों की सच्ची तारीफ करने का अभ्यास करें और सही तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करें और मानवीय बने। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लीडरशिप नियम नंबर 3। प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें, प्रगति के लिए कोशिश करें। दोस्तों हर क्षेत्र में प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग प्रगति में विश्वास करते हैं और हर हमेशा प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों सच्चे लीडर्स बहुत कम होते हैं। आप भी अगर इन जैसे सच्चे लीडर बनना चाहते हो तो अपनी नज़र हर हमेशा आगे की तरफ रखें और प्रगतिशील विकसित करने के लिए, प्रगतिशील नजरिया अपने अंदर विकसित करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। आप जो भी काम करते हो उसके अंदर सुधार लाने की हर हमेशा कोशिश करें और उसके बारे में सोचें, और आप जो भी काम करें उसमें हर हमेशा ऊंचे स्तर रखें और बड़ा सोचें और सच्चे दिल से उस काम को करें। दोस्तों इस किताब में लेखक ने अध्याय 13 में यानी लास्ट टॉपिक में पेज नंबर 317, पेज नंबर 318, इसमें प्रगतिशील चिंतन विचार के लिए एक चेक लिस्ट दिया है। चेक लिस्ट में उन्होंने अपने प्रगति को मापने के लिए कुछ चीज़ें बताया है, कुछ पॉइंट उन्होंने दिया है, उसको जरूर पढ़ें। आपको वो चेक लिस्ट प्रगतिशील लीडर बनने में काम आएंगे, आपको मदद करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लीडरशिप नियम नंबर 4। अपने आप से बातें करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। हमें आमतौर पर लगता है कि सभी लीडर्स बहुत ही व्यस्त होते हैं। लीडर्स जरूर बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। लीडर्स को हर हमेशा काम से घिरे रहना पड़ता है, परंतु जिस बात पर लीडर्स के एक बात पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं वो है लीडर्स अकेलेपन में भी, यानी वो लोग एकांत में भी बहुत समय बिताते हैं और वो लोग इस खाली समय में सोचने के अलावा कुछ नहीं करते। दोस्तों आप देख सकते हो जो भी आध्यात्मिक लीडर होते हैं, जो भी महान आध्यात्मिक लीडर होते हैं, उनके जीवनियों को आप जरूर पढ़िए, उनकी कहानियों को जरूर पढ़िए। आप पाएंगे कि वो लोग एकांत में बहुत सारा समय बिताया है। ईसा मसीहा, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद पैगंबर, इनसे लेकर आज के जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक गुरु लोग हैं, वो लोग अपना ज़्यादातर समय एकांत में बिताते हैं। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति अपने आप से बात करने के लिए जरूर समय निकालते हैं। एकांत में ये लोग अपने जो भी समस्या होते हैं, जो टुकड़ों टुकड़ों में होता है, उसको एक कर देते हैं, उसका हल खोजते हैं और योजना बनाते हैं। अगर एक वाक्य में इस बात को बताए तो वो लोग अपना सुपर थिंकिंग को डेवलप करते हैं और कई लोग अपनी रचनात्मक लीडरशिप क्षमता का इसलिए उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अलावा हर किसी इंसान से बात करते हैं और हर एक से बात करने के लिए समय निकालते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो लोग हर हमेशा लोगों से घिरे होते हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं, जबरन लोगों को मिलने जाते हैं। इन जैसे लोगों को अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये लोग ऐसा इनके ऊपर परिस्थिति आ जाता है कि जब शारीरिक रूप से अकेला रहना पड़ता है तो ये ढूंढ लेते हैं, तो लोग ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जो मानसिक रूप से अकेला न रहे। ऐसे खाली समय में वो लोग एकांत में रहने के बजाय ज़्यादातर टीवी देखते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते बैठते हैं या कोई अखबार पढ़ते हैं या किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से घिरे रहते हैं जो कि उनको उनके चिंतन को ख़त्म कर दे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, सफल लोग अकेलेपन में अपने सुपर थिंकिंग को डेवलप करते रहते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। दोस्तों आप भी ऐसे करके आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आप अपने चिंतन को बढ़ा के और आप अपने अंदर बहुत सारा डेवलप कर सकते हो। दोस्तों हर दिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट पूरी तरह एकांत में रहने के लिए जरूर समय निकालें।
शायद सुबह का समय बहुत बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता है। या देर रात आप सोने से पहले भी आप अपने आप को एकांत में समय दे सकते हो। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा समय चुने जब आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति हो, जब बाहरी बाधाएं कम हो। तो आप दो तरीके से चिंतन कर सकते हो, एक है किसी दिशा में चिंतन कर सकते हो और दूसरा है दिशाहीन चिंतन कर सकते हो। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए किसी महत्वपूर्ण समस्या पर चिंतन करें, विचार करें। एकांत में अपने समस्या पर निरपेक्ष रूप से विचार करें, सोचें, इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों दिशाहीन चिंतन करने के लिए आप अपने दिमाग के अंदर जो भी विचार आते हैं उसके आने दो और सोचने दो। इन क्षणों में आपका जो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपका जो मेमोरी बैंक होता है उसका दोहन करता है, जो कि आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड जो होता है उसका पोषण करता है। दोस्तों दिशाहीन चिंतन से आपको ये मूलभूत फायदा मिलता है कि जो आप अपने जो भी विचार होते हैं उनका मूल्यांकन कर सकते हो। आप अपने विचारों का मूल्यांकन करने के लिए इसका आप उपयोग करते हो और ये आपको बहुत ही मूलभूत विषयों तक ले जाता है। आप इस दिशाहीन विचार से, आप एकांत में रहने से आप अपने अच्छे विचार इसमें बढ़ा सकते हो। मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, ऐसे बातों पे आप चिंतन कर सकते हो। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, लीडर का मुख्य काम होता है सोचना और लीडरशिप की सर्वश्रेष्ठ तैयारी है चिंतन। इसलिए दोस्तों हर दिन अपने आप को एकांत में रहने के लिए समय निकालें, चिंतन करने के लिए जरूर समय निकालें। इससे आप हमेशा अपने क्षेत्र में सफलता के राह पर हमेशा बना रहोगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1, 2, 3 लर्निंग फॉर्मूला का थर्ड पॉइंट, 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग। दोस्तों आज का फर्स्ट यानी पहला साइकोलॉजिकल टिप्स है एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स। विभिन्न स्वरूपों के साथ प्रयोग करें। दोस्तों बुक रीडिंग का अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उस सामग्री का आप जरूर प्रयोग करें, जैसे कि फिजिकल बुक, ई बुक्स, उसके बाद ऑडियो बुक्स। इन अलग अलग फॉर्मेट का आप जरूर प्रयोग करके देखें। हर एक फॉर्मेट का आपको अलग अलग अनुभव आएगा, आप अलग तरीके से सीख सकते हो। सिचुएशन के हिसाब से किस फॉर्मेट को इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, उस फॉर्मेट का आप जरूर इस्तेमाल करिए। दोस्तों कुछ जगह ऐसे होते हैं जब आप फिजिकली बुक को हैंडल नहीं कर पाते हो, ले नहीं जा सकते हो, उस समय आप ई बुक्स को पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों अपने इस फॉर्मेट में पढ़ने के अनुभव को आप दोहरा सकते हो, दोहरा के, और अपने पढ़ने के अनुभव में लचीलापन ला सकते हो, विविधता ला सकते हो और इसका पूरा तरीके से बहुत अच्छे तरीके से किताब पढ़ने की आदत को डेवलप करके आप फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों आज का दूसरा साइकोलॉजिकल टिप्स है एंगेज इन रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। चिंतनशील लेख लिखने में जुड़े रहे। पढ़ते समय अपने विचारों, पसंदीदा प्रतिबिंबों और उद्गारणों को हर हमेशा लिखने का कोशिश करें। इसके लिए हर हमेशा आपके पास किताब पढ़ते वक्त जर्नलिंग बुक रखें और अपने इन जरूरी पॉइंट को नोट्स में लिख लें और इसका नोट्स बनाएं। चिंतनशील जर्नलिंग आपको अपने अंतर्दृष्टि पर काम करने के लिए, अपने पढ़ने की आदत को ट्रैक करने के लिए, अपने प्रगति को ट्रैक करने के लिए और भविष्य में अपने प्रतिबिंब पर दोबारा और गौर करने में मदद करेगा। जब भी आप दोबारा किसी किताब को और एक बार पढ़ते हो तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाते हैं और आप उस किताब की बातों को अच्छे से अमल में ला सकते हो। दोस्तों आज का थर्ड साइकोलॉजिकल टिप्स है कनेक्ट विद द ऑथर। लेखक से जुड़े। दोस्तों यहाँ पर लेखक से जुड़े इसका मतलब है लेखक की पृष्ठभूमि, प्रेरणा और लेखन प्रक्रियाओं पर करें, शोध करें। लेखक की गतिविधियों यानी एक्टिविटीज और संदर्भ जो भी लेखक रेफरेंस देते हैं उस किताब को भी आप जरूर पढ़िए और उस किताब में क्या है उसको समझिए। लेखक बहुत सारे रेफरेंस देते हैं, उसको समझिए और लेखक की बातों को गहराई से जानने की कोशिश करें। इससे आपका किताब से जुड़ाव बढ़ सकता है और लेखक के साथ जुड़ाव बढ़ सकता है। दोस्तों मैंने कुछ महीने पहले एक किताब पढ़ी थी जिस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इसके लेखक है जेम्स क्लियर। उन्होंने उनके किताब में कुछ आखिरी पन्नों में लिखा है कि उन्होंने अपना एक योजना बनाया। उन्होंने उस पेज पर दिया है कि आप उनके वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो और आपको
ईमेल के जरिए हर गुरुवार को यानी थर्सडे को 3-2-1 फार्मूला में वो आपको कुछ चीज़ें देते हैं, अपने एक्सपीरियंस का अपना नॉलेज का अपडेट देते रहते हैं। इसमें वो अपने 3 आइडियाज़ बताते हैं, जो कि 3 विचार बताते हैं। उसके बाद 2 कोट्स यानी 2 ऐसे सुविचार देते हैं, और उसके बाद 1 क्वेश्चन, वो अपने लिए अपने अमल करने के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। इससे वे जो भी चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप में अपने असल ज़िंदगी में कैसे फॉलो करना है और उसको कैसे अमल में लाके उसका फ़ायदा लेना है, इसके बारे में वो उसमें सिखाते हैं। दोस्तों, आप ऐसे ही हर एक लेखक के साथ जुड़ने के लिए उनके अलग अलग योजनाएं हैं, आप उसको जान सकते हो और उसके अंदर आप डेवलप करके लेखक के साथ जुड़ सकते हो और अपने आप को किताब पढ़ने के अनुभव को बेहतर बना सकते हो। और आप ज़िंदगी में जो भी किताब पढ़े, उस किताब को पढ़ के अगर आप उस किताब की बातें अच्छे लगे, आपको सुधार लाने में मदद होते हैं, तो ज़रूर आप उसको अमल कर सकते हो। दोस्तों, ये था डे 6 का आज का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, और जो हमारे लिए जो भी अगर फीडबैक है, हमारे लिए जो भी कमेंट देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिख के बता सकते हो, और अपने खुद के एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हो। आपने बुक रीडिंग को कर रहे हो, आप भी अपने बुक रीडिंग के एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को हमारे साथ और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। ज़रा, और आप जिन लोगों को बुक रीडिंग के हैबिट को डेवलप कराना चाहते हो, बुक रीडिंग के महत्व को बताना चाहते हो, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो। आपके जो भी दोस्त हो, परिवार हो, आपके जो भी शुभचिंतक हो, उनको आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का जरूर लाभ उठा पाए और फ़ायदा ले पाए। तो हमारे इस चैनल पे नए अपलोडेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, और ऑल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को लाभ उठाएं। दोस्तों, हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।